हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर द फर्स्ट एम्पायर द मौर्यास। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। एडमिनिस्ट्रेशन। Mauryan administration can be divided into four divisions: central, provincial, district and village. The administration of the city of Patliputra was separate. तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता था, चार डिविजन्स में डिवाइड किया जा सकता था: सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज। और उसके अलावा जो पाटलिपुत्र जो उनकी कैपिटल सिटी थी उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेपरेट होता था। सेंट्रल, द किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी। ही टुक ऑल इम्पॉर्टेंट डिसीजंस कंसर्निंग द एम्पायर। He was assisted by a council of ministers. They acted as the king's advisors. अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसमें जो सुप्रीम अथॉरिटी था वो खुद राजा थे। वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते थे एम्पायर से रिलेटेड कि कौन से रूल्स होने चाहिए, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, किसको क्या काम करना चाहिए। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते थे वो राजा के थ्रू लिए जाते थे और उनको वो डिसीजंस लेने में हेल्प करने के लिए मिनिस्टर्स होते थे, एडवाइजर्स होते थे। प्रोविंशियल, द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू मेनी प्रोविंसेस, ईच हेडेड बाय अ प्रिंस। ही रूल्ड द प्रोविंस एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग एंड वॉज असिस्टेड बाय मेनी ऑफिसर्स। फिर उसके बाद जो पूरा एम्पायर था उसको प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। जैसे इंडिया एक कंट्री है लेकिन उसमें डिफरेंट स्टेट्स है, वैसे ही मौर्यन एम्पायर में डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस थे। और जो प्रिंस होते थे, जो राजकुमार होते थे, वो वहाँ के हेड होते थे। वहाँ के जो डिसीजंस लेने होते थे वो प्रिंस लिया करते थे। और ये प्रिंस जो होते थे ये राजा के ही रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे और इनको असिस्ट करने के लिए भी बहुत सारे मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स होते थे जो इनको हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट। प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। द प्रदेष्टा वाज द हेड ऑफ द district. He was assisted by the Yuktas and the Rajukas. They measured the land, collected taxes and maintained law and order. फिर जो प्रोविंसेस होते थे उनको फर्दर डिवाइड किया जाता था डिस्ट्रिक्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता था ग्रुप ऑफ सम विलेजेस। और जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता था उसको बोला जाता था प्रतिष्ठा और उसको जो ऑफिसर्स असिस्ट करते थे उनको बोला जाता था युक्तास और रजुकास। ये युक्तास और रजुकास जो हैं ये लैंड को मेजर करना, टैक्स कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये सब इनके काम होते थे। विलेज, अ नंबर ऑफ विलेजेस मेड अप अ डिस्ट्रिक्ट। Villagers assisted government officials in marking the village boundaries, maintaining land records and collecting taxes. Each village had a headman who was chosen by the villagers themselves. अब जो डिस्ट्रिक्ट को फर्दर डिवाइड किया जाता था विलेजेस में, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ग्रुप ऑफ विलेजेस होता था वो होता था डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट का एक जो छोटा यूनिट होता था वो होता था विलेज। अब विलेज में जो हैं जो विलेजर्स होते थे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हेल्प करते थे उनके काम करने में। विलेज की बाउंड्रीज मार्क करना, लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, टैक्स कलेक्ट करना, ये सब काम में जो विलेजर्स होते थे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हेल्प करते थे। और हर विलेज का एक हेडमैन होता था, मतलब एक पर्सन जो है वो विलेज को हेड करता था और उसको जो चुना जाता था वो विलेजर्स में से ही चुना जाता था। मतलब किसी भी विलेजर में जो जितने भी विलेजर्स होते थे उनमें से ही कोई एक पर्सन जो है वो विलेज का हेडमैन होता था, जिसको मुखिया बोलते हैं हिंदी में। और सारे गांव वाले मिलकर ही ये डिसाइड करते थे कि उनका मुखिया कौन होगा। Patliputra. Patliputra was the capital of the empire. It was surrounded by a wooden wall which has 64 gates and 570 towers. There was also a moat around the city to protect it from enemy attacks. अब जो सिटी पाटलिपुत्र था वो उनकी कैपिटल थी, मौर्यन एम्पायर की कैपिटल था पाटलिपुत्र। इसके चारों ओर एक वुडन वॉल थी जिसमें 64 गेट्स और 570 टॉवर्स थे और उसके चारों ओर एक मोट था। मोट का मतलब क्या होता है, ऐसे खुदाई करके गहरा एक गड्ढा सा बना दिया जाता है, खाई जैसा, ताकि कोई जो है उसके लिए वो गड्ढे को पार करना बहुत डिफिकल्ट रहे। उस खाई को पार करना डिफिकल्ट रहेगा तो कोई एनिमी आप पे इजीली अटैक नहीं कर सकता। तो उस मोट को कभी तो
पानी से भरा जाता था और कभी उसको ड्राई छोड़ दिया जाता था। तो वो एनिमी के अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए कैपिटल सिटीज़ को ऐसे मोड्स बनाए जाते थे। तो पाटलिपुत्र में भी ऐसा ही मोड था। A committee of 30 members looked after the administration of the city. This committee was divided into 6 boards, each comprising of 5 members. Each board looked after a specific department such as comfort and security of foreigners, registration of births and deaths, industry, trade and commerce, inspections of manufactured goods, collection of taxes. अब इस कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए एक कमिटी बनाई गई थी। उस कमिटी में 30 मेंबर्स होते थे। उसको डिवाइड किया गया था 6 बोर्ड्स में। हर एक बोर्ड में 6 मेंबर होते थे और हर बोर्ड का एक अपना अलग अलग काम होता था। 6 बोर्ड्स का 6 स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होते थे। वो डिपार्टमेंट अलग अलग कौन से थे? पहला था कंफर्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ फॉरेनर्स। जितने भी फॉरेनर्स आएंगे वहाँ पर विजिट करने के लिए उनकी सिक्योरिटी और उनके कंफर्ट का ध्यान रखना एक बोर्ड का काम होता था। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, जो दूसरा बोर्ड होता था उसका काम होता था बर्थ्स और डेथ्स को रजिस्टर करना, ताकि उनको हमेशा पता रहे कि उनके एम्पायर में कितने लोग हैं। इंडस्ट्री, एक बोर्ड का काम होता था इंडस्ट्री का ध्यान रखना, उस इंडस्ट्रीज में क्या क्या काम हो सकते हैं, रूल्स रेगुलेशंस कैसे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो थर्ड बोर्ड देखता था। फोर्थ बोर्ड जो है वो देखता था ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ट्रेड एंड कॉमर्स से कितने कैसे लॉज होने चाहिए, कौन ट्रेड कर सकता है, कौन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या रहेंगे, उसकी टैक्स पॉलिसीज़ क्या रहेंगी, ये सब जो है देखना होता था फोर्थ बोर्ड का काम। फिफ्थ बोर्ड जो है वो करता था इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। जितने भी गुड्स उनके एम्पायर में मैन्युफैक्चर हुए हैं उस पर क्वालिटी चेक रखना फिफ्थ बोर्ड का काम होता था, ताकि उनके यहाँ के गुड्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के प्रोड्यूस हों। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, फिर 6 बोर्ड का काम होता था हर जगह से टैक्स कलेक्ट करना, इंडस्ट्री से, फॉरेन ट्रैवलर्स से और ट्रेड कॉमर्स से, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से जितना भी टैक्स लेना होता था, तो उस वो सब टैक्स कलेक्ट करने का काम जो होता था वो 6th बोर्ड का होता था। आर्मी, द मौर्यन आर्मी हैड फुट सोल्जर्स, हॉर्सेस, एलिफेंट्स एंड चैरियट्स. A separate department looked after the production of weapons. The Senapati was the head of the army. There were also a large number of spies, many of whom were women. अब उनकी आर्मी कैसी थी? तो मौर्यन एम्पायर की जो आर्मी थे उसमें हर तरह के सोल्जर्स थे। उसमें फुट सोल्जर्स थे, हॉर्सेस थे, एलिफेंट्स थे और चैरियट्स भी थे। और एक सेपरेट डिपार्टमेंट था जो कि वेपन्स के प्रोडक्शन का काम देखता था, मतलब कि वेपन्स कौन से, कितने, कैसे बनाए जाएंगे, वो सब देखने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता था। और पूरी आर्मी को जो हेड करता था, जो एक पर्सन पूरी आर्मी के को हेड करता था, उसको बोला जाता था सेनापति। और उनकी आर्मी में बहुत सारे स्पाइस भी थे, मतलब बहुत सारे जासूस थे, और उन जासूसों में सबसे ज़्यादा थी लेडीज़, विमेन जो है वो सबसे ज़्यादा स्पाइस थी। रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम. इट वॉज फिक्स्ड बिटवीन 1/4 and 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस डिपेंडिंग अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. Revenue was also obtained from trade. Patliputra, Ujjain, Takshila and Broch were important inland trading centers. Overseas trade was carried on with Rome, Egypt, China and Sri Lanka. Other sources of income were forests, mines, custom duties, fines and gifts. Arthashastra also mentioned water tax. अब रेवेन्यू कहाँ से आता था? तो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जो था वो था लैंड रेवेन्यू. लैंड रेवेन्यू जो है, जो एग्रीकल्चरल इनकम होती थी, मतलब जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता था उसमें से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उसको बोला जाता था लैंड रेवेन्यू. तो वो लैंड रेवेन्यू कितना लिया जाएगा, तो ये डिपेंड करता था कि उस वहाँ की, जहाँ से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है, वहाँ की सॉइल जो है वो कितनी फर्टाइल है. तो 1/4 से लेकर 1/6 तक, कहीं 1/4 होता था, कहीं 1/5 होता था, कहीं 1/6 होता था वो पार्ट. तो कहीं से वो 1/6 पार्ट कलेक्ट करते थे एज टैक्स, कहीं से 1/4, कहीं से 1/6. और उसके अलावा जो ट्रेड होता था, कॉमर्स होता था, उससे भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था. वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था फॉर रेवेन्यू.
पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला और ब्रोच, ये चारों जो हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे। सबसे ज़्यादा ट्रेड इन्हीं 4 जगहों से होता था। और ओवरसीज ट्रेड, दैट इज़ जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था वो किया जाता था मेनली रोम, इजिप्ट, चाइना और श्रीलंका के साथ। उसके अलावा जो दूसरे सोर्स थे इनकम थे वो थे फॉरेस्ट से जितने गुड्स मिलते थे, प्रोडक्ट्स मिलते थे, उससे एक इनकम जनरेट होती थी। माइन से कस्टम ड्यूटीज़, फाइन्स लगाए जाते थे। किसी ने कोई काम गलत किया तो उस पर फ़ाइन लगाया, किसी ने टैक्स नहीं भरा तो उस पर फ़ाइन लगाया। तो इस तरह से फाइन से जो अमाउंट कलेक्ट होता था और जो गिफ्ट आते थे राज्य में, तो ये सब जो हैं इन सब से रेवेन्यू जनरेट होता था। और जो अर्थशास्त्र है जो कौटिल्य ने लिखा था उसमें ये भी मेंशन है कि उनके यहाँ वाटर टैक्स भी था, दैट इज़ वाटर को यूज़ करने पे भी टैक्स लगाया जाता था। The money collected through taxes was spent on maintaining the army, paying salaries, government officers, charities, and on public welfare activities such as building hospitals and roads. अब ये जो टैक्सेस से जितना भी पैसा कलेक्ट होता था, जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था, उसको खर्च किया जाता था सबसे पहले तो आर्मी को मेंटेन करने के लिए, ताकि वो अपने देश की रक्षा कर पाएँ। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे जो ये सारे काम देखते थे, जो सारे ग्रुप्स को हेड करते थे, उनकी सैलरीज पे करना होती थी गवर्नमेंट ऑफिस की, तो उन ऑफिसर्स की, तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी जो थी वो भी इसी पैसे से पे की जाती थी। और उसके अलावा जो पैसा होता था वो जनरल पब्लिक के वेलफेयर में खर्च किया जाता था। किसी को दान देना है या दूसरी वेलफेयर एक्टिविटीज़ होती थी, बिल्डिंग्स बनवानी है, हॉस्पिटल्स बनवाना है, रोड्स बनवाना है, ब्रिजेस बनवाना है, तो ये सारे काम जो हैं सब उसी पैसे से होते थे जो कि टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट किया जाता था। So this was the second part of the chapter, the first empires, the Mauryas. I hope you understood today's lecture. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below, and do check the description box also for the links of other chapters also. Thank you everyone.